नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। दिल्ली में हुए दंगे के 10 दिन बाद अब कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे दंगाइयों की मंशा और दंगों की साजिश पर नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं। उन वीडियो में कैद सच देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, जो दिल्ली के चांदबाग इलाके में हिंसा की शुरुआत का सच बयां कर रहे हैं। वही चांदबाग जहां आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई, वही चांदबाग जहां हेड कांस्टेबल रतन लाल को गोली लगी थी और वो शहीद हो गए, वही चांदबाग जहां एसीपी अनुज कुमार पर कातिलाना हमला हुआ, वही चांदबाग जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन अपनी छत पर दंगाइयों के साथ दिखे थे। पुलिस ने आज कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी करतूत आप वीडियो में देख चुके हैं। अगर आज आपको चांदबाग के दंगाइयों के वो 3 वीडियो देखने चाहिए जो दंगे की साजिश और दंगाइयों की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह है पहला वीडियो जिसमें दिख रहा है कि सड़क पर सैकड़ों लोग लगातार जमा हो रहे हैं। उनके हाथों में झंडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सैकड़ों बंदूकधारी महिलाओं के साथ भारी भीड़ जमा है। कुछ के हाथ में तिरंगा भी है जो सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इनसे थोड़ी दूर पर करीब 50 पुलिस वाले भी खड़े हैं। भीड़ पहले धीरे धीरे पुलिस वालों की तरफ बढ़ती है और पत्थर बरसाने लगती है। बुर्का पहने महिलाएं भी पत्थर बरसाती दिखाई दे रही हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा वीडियो। इसके पहले की पुलिस वाले कुछ समझ पाते, भीड़ में शामिल प्रदर्शनकारी दंगाई बन चुके थे। वो पुलिस पर पत्थर के साथ लाठी डंडे बरसाने लगे थे और पुलिस वाले डिवाइडर फांद कर भागने लगते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इतने लोगों की भीड़ को काबू कर पाना उनके बस की बात नहीं थी। इसके बाद की तस्वीर दिख रही है कि 6-7 पुलिस वाले डंडे पत्थर की चोट से घायल हुए अपने एक साथी को झाड़ियों की तरफ से छिपाकर ले जा रहे हैं। मगर दंगे पर उतारू हो चुकी भीड़ पर तो मानो खून सवार हो चुका था। देखिए कैसे कुछ लोग पीछे से आते हैं और भागते हुए पुलिस वालों पर पत्थर मारते हैं, जिससे ये लगता है कि इनका इरादा पुलिस को भगाना नहीं बल्कि उन्हें हर कीमत पर अपना शिकार बनाना था। जिस चांदबाग इलाके का ये वीडियो है, वहां के दंगों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा पार्षद ताहिर हुसैन आज गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस से बचते हुए वो दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, जहां पुलिस ने पहले ही दबोच लिया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पुलिस ने ताहिर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ताहिर के वकील ने क्या कहा, ये भी जरा आप सुन लीजिए। दिखाई जा रही है ताहिर हुसैन के वकील हमारे साथ हैं। सर, क्या माना जाए, सरेंडर हुआ कि गिरफ्तारी हुई? देखिए, सरेंडर पुलिस के सामने किया है, तो जब पुलिस करती है तो उसको अरेस्ट ही करती है पुलिस। क्योंकि अरेस्ट करने के बाद ही वो उसे जांच करेंगी, उनसे पूछताछ करेंगी, और उनका पर्पस ये था कि पर्पस तो ये था ना कि कोर्ट में सरेंडर हो जाए, इसीलिए तो आए थे। देखिए, 2 चीजें होती हैं कि वो जज साहब ने कहा कि ये जो एप्लीकेशन है ये मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की साइड से पीपी साहब होते हैं उन्होंने कहा था कि हमको भी आपत्ति नहीं है अगर ये एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाएगी और ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एसआईटी की पूरी टीम वहां मौजूद थी, तो जज साहब ने उसको मेंटेनेबल का इशू देखते हुए कुछ टेक्निकल इशू थे, उसको कहा कि लेकिन फिर भी आपको जहां जाना है, जहां ज्वाइन करना है आप कर लें। उन्होंने बाहर एसआईटी की टीम को बताया कि सर मैं 3 गंभीर मामले, 3 एफआईआर दर्ज हुई। देखिए, अभी जो मुकदमे हैं ये अभी किसी को पता नहीं है, अभी ये जांच चल रही है। वो 3 हो, 4 हो या 1 हो, यानी कि अब गिरफ्तारी मानी जाए कि क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया? नहीं, गिरफ्तार नहीं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए जहाँ पे हालांकि ताहिर हुसैन ये कोशिश कर रहे थे कि वो अपना सरेंडर दिखाएं, लेकिन जब कोर्ट ने उनकी जो अर्जी थी उसे खारिज किया, उसके बाद में क्राइम ब्रांच ने यहीं से ही कोर्ट से ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। कैमरा पर्सन संजीत के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज दिल्ली।
हम जब उस इलाके से गुजरते तो आते जाते दुआ सलाम हो जाती। कोई कह देता अस्सलाम वालेकुम, कोई कहता राम राम। जी हां, हक के लिए हिंसा का हक आखिर किससे दिया? शर्मो हया के पर्दे गिराकर हिंसा लगातार जारी रही। वीडियो में आपने देखा कि मुट्ठी भर पुलिस वाले कैसे अपनी जान बचाते हुए झाड़ियों के पीछे छुपे, डिवाइडर लांघा, लेकिन भीड़ बेकाबू थी। भीड़ हिंसा पर उतारू थी। भीड़ तंत्र मानो चरम पर था। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। मेहमानों के पैनल में हर पक्ष के लोग हैं। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, आप अपनी बात रखें। यहां आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। इस मंच का इस्तेमाल उकसाने, भड़काने और अफवाहें फैलाने के लिए आप कतई ना करें। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस समर्थक दीपक झा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ हैं। समाज सेवी अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपसे ढेरों सवाल हैं। मेरे साथ नफीसा अली जी आप बताएंगी कि ये वीडियो जो सामने आ रहा है, आखिर अब इस वीडियो में सच सामने आने के बाद आपके पास क्या जवाब रह जाता है? और ऐसे तमाम वीडियो जो आ रहे हैं, तमाम वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, इन पर से सच आखिर कितना सच और कितना झूठ, ये बताएंगे, जानकारी देंगे पवन दुग्गल साहब, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। समझाएंगे कि वीडियो को लेकर कैसे एहतियात बरता जाए। राजीव जेटली, सबसे पहला सवाल आपसे, दंगाइयों के सामने पुलिस बेबस थी। पुलिस किसके ऑर्डर का इंतजार कर रही थी? अवस्थी जी, मैं पहले आपसे आग्रह करूंगा, आप इन्हें दंगाइये ना कहिए। इन्हें दंगाइये कह के शायद आप इनकी आइडेंटिटी को ब्रेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। ये बब्बर शेर हैं, ये आर पार की लड़ाई के लिए नीचे आप वारिस पठान की भाषा बोल रहे हैं। राजीव जी, आप वारिस पठान की भाषा बोल रहे हैं कि अभी सड़कों पर तो शेर नहीं आई हैं, शेर आएंगे तो क्या होगा, ये सोच लीजिए। नहीं, वारिस पठान तो बहुत बाद में बोले हैं अवस्थी साहब। राहुल गांधी पहले बोल चुके थे, मेरा व्यक्ति, मेरा कार्यकर्ता, मेरा सपोर्टर बब्बर शेर है और बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है। उस बब्बर शेर को राहुल गांधी ने तैयार किया था और सोनिया गांधी जी ने कहा आप उतरिए नीचे, अब आर पार की लड़ाई लड़नी है। तो ये जो पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे, ये बब्बर शेर द्वारा बरसाए जा रहे थे और बब्बर शेर राहुल गांधी जी के थे। और जिनको आर पार की लड़ाई लड़नी थी, वो सोनिया गांधी जी को संदेश दे रहे थे, देखिए हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखिए पुलिस की, जो चंद पुलिस वाले उस वक्त वहां मौजूद थे, उनके ऊपर अटैक कैसे किया जा रहा है। यह तभी मुमकिन है जब आपका साथ हमारे साथ रहने वाला है, जब आपका सपोर्ट हमें मिलता चला जाए। तो ये मैं आपसे आग्रह करूंगा, इन्हें दंगाइये ना कहिए। दंगाई कहेंगे या भीड़ कहेंगे तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले इनकी उपाधि देनी पड़ेगी। मैं आपकी सांत्वना और आपकी सहानुभूति के लिए मैं बधाई देता हूं कि आप इतने शालीन तरीके से आप बात को रख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है, वो पुलिस वाले किसके आदेश का इंतजार कर रहे थे? दुनिया के किसी भी कोने में जब इस तरह के दंगे होते हैं, पुलिस ना तो उम्र देखती है, ना जेंडर देखती है। बिल्कुल अवस्थी जी, मैंने सुबह से टीवी चैनल्स देख रहा हूं, लगभग 4-5 दिन से बहुत सारे एक्सपर्ट पुलिस के बैठते हैं, फॉर्मर ऑफिसर बैठते हैं और वो बात बताते हैं कि पुलिस ऐसा नहीं है कि किसी के आदेश का इंतजार करती है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि कहीं पर आप उम्मीद करते हैं कि 100-200 लोग होंगे, अगर 100-200 की जगह 25,000 लोग एक साथ आ जाए, कभी आपने कल्पना करी होगी 25,000 लोग सड़क के ऊपर पुलिस के खिलाफ, आम जनता के, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, पुलिस के खिलाफ, हाथों में बंदूक हो, हाथ में पत्थर हो, कपड़े बदले हुए हुए, तो ऐसे में वो पुलिस वाला जो सिपाही होगा वो क्या करेगा? आपने देखा ना, हमारा एक पुलिस वाला भाई धैया हाथ में एक डंडा लेकर पिस्तौल के सामने खड़ा हुआ था।
हाथ में डंडा लेकर के, और दूसरी तरफ से पत्थर तो पत्थर, गोलियां बरसाई जा रही थी। उनके चेहरे के ऊपर, उनके माथे के ऊपर बंदूक रख दी गई थी, पिस्तौल रख दी गई थी। वो घबराया नहीं था। और भी हमारे पुलिस के सिपाही हैं जिन्होंने जान दी है। एसीपी हमारे घायल हुए, उस अस्पताल को जला दिया गया जिस अस्पताल में एसीपी को फर्स्ट एड के लिए लेके जाया गया। तो ये माहौल ऐसे नहीं बनाया जा सकता। ये कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये ट्रेंड प्रोफेशनल लोग थे। और प्रोफेशनल लोग कहां से ट्रेनिंग लेके आए, मैं भी थोड़ी देर पहले भी आपसे चर्चा में बताया। ये बब्बर शेर है अवस्थी जी, बब्बर शेर बोलेंगे तो आपको पता चलेगा हवाई फायर किए जा सकते थे। एसओपी ये कहती है कि पहले हवाई फायर किए जा सकते थे। नहीं अवस्थी जी, इनिशियल स्टेज के ऊपर जब पुलिस वहां पर मौजूद थी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं अवस्थी जी। कभी भी आप देखते हैं आपके घरों के आसपास कोई पुलिस में एक व्यक्ति वर्दी में आ जाता है तो पूरा मोहल्ला घबरा जाता है, आपका पूरा मोहल्ला घर में चला जाता है। और जिसको अरेस्ट करने आता है वो उसको कई बार तो उसके पास गाड़ी नहीं होती, रिक्शे में बिठा के ले जाता है उसे। वो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पुलिस हूं। ये कॉन्फिडेंस कब खोता है कि मैं पुलिस नहीं हूं? ऐसा क्या होता है कुछ जगहों पे जाके कि एक नहीं 500, 400, 200 पुलिस वाले हाथ में डंडा लिए के खड़े हैं, लेकिन उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई जाती हैं। ये माहौल का फर्क है। ये माहौल का फर्क है। एक जगह पे कानून की पालना होती है, दूसरी जगह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आता हूं। पुलिस का कॉन्फिडेंस और मनोबल तब खो, ये कॉन्फिडेंस कब खोता है कि मैं पुलिस नहीं हूं? ऐसा क्या होता है कुछ जगहों पे जाके कि एक नहीं 500, 400, 200 पुलिस वाले हाथ में डंडा लिए के खड़े हैं, लेकिन उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई जाती हैं। ये माहौल का फर्क है। ये माहौल का फर्क है। एक जगह पे कानून की पालना होती है, दूसरी जगह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आता हूं। पुलिस का कॉन्फिडेंस और मनोबल तब खो गया जब 3 दिन तक पुलिस के पास यह आदेश नहीं था कि अब आप कार्रवाई करिए। किसके आदेश के इंतजार में थे? कहां था वो सूचना तंत्र? कहां थे वो इन्फॉर्मर? कहां थी वो खुफिया रिपोर्ट? वो भी तब जब दुनिया का सबसे बड़े मुल्क का सबसे बड़ा राष्ट्राध्यक्ष शहर में हो, और तब इतने बड़े सूचना तंत्र को लेकर फेल्यूर था। मैं आऊंगा आपके पास राजीव जी। दीपक झा, सीधा आरोप आप पर यानी नहीं अवस्थी जी, मैं 1 मिनट के लिए मैं 20 सेकंड में खत्म करता हूं। मैं 20 सेकंड में अवस्थी जी 20 सेकंड में खत्म करता हूं। आप ये देखिए पुलिस कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए होती है। पुलिस को नहीं पता था छतों पे बम पड़े हुए हैं। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं आपके पड़ोस में किसी छत पे बम पड़े होंगे, पेट्रोल बम पड़े होंगे, तेजाब पड़े होंगे, लगभग 4-5 टन पत्थर छत पे रखा होगा? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब ये ड्रोन से देखा गया, जब ड्रोन से ऊपर देखा गया तो एक इलाका तो भरा पड़ा था पत्थर से। अरे आप सड़क पे आपका झगड़ा हो जाए, आप पत्थर ढूंढते रहिए, आपको पत्थर नहीं मिलेगा। इतना टन का टन पत्थर आपने देखा ट्रकों में भर के वापस लेके जाया गया। मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूं, ये प्लानिंग और ट्रेनिंग केवल बब्बर शेर को दी जा सकती है। राजीव जी, इसे ही इंटेलिजेंस फेल्यूर कहते हैं कि इतना असला वहां पर जमा हो रहा था, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं मिली। जो लोकल इन्फॉर्मर होते हैं पुलिस स्टेशन के, उन तक ने हवा नहीं लगने दी। मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी समझ है, यही इंटेलिजेंस फेल्यूर था। मैं आऊंगा राजीव जी आपके पास। मेरे साथ दीपक झा हैं। दीपक झा, सीधी उंगलियां आप जिस पार्टी के समर्थक के रूप में दिखाई देते हैं, आपकी जो भाषा होती है, जिसका आप समर्थन करते हैं, उस कांग्रेस की तरफ है कि दंगा भड़काने के पीछे कोई और नहीं, वो कांग्रेस है। उम्मीद करता हूं राजीव जेटली जी बहुत सब्र के साथ मेरा जवाब सुनेंगे। पहली बात मैं आज इनको ये बताना चाहता हूं कि देखिए किस तरीके से बेशर्मी की एक सीमा होती है, इसको भी राजीव जेटली जी ने आज लांघ गए। सरकार आपकी, गृह मंत्री आपका, पुलिस आपका। दीपक जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, व्यक्तिगत नहीं, शब्दों की मर्यादा बनी रहे। मैंने आपसे आग्रह किया है कि यहाँ पर आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। सुनिए, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। व्यक्तिगत नहीं, राजीव जेटली जी भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं। बेशर्मी का मतलब है भाजपा की बेशर्मी। कोई राजीव जेटली से मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं है। तो बेशर्मी की हद होती है। सरकार भाजपा की, गृह मंत्री भाजपा का, पुलिस किसके कस्टडी में? और रही बात बब्बर शेर की सवारी मां भगवती, मां दुर्गा करती है। राजीव जेटली जी भूल गए क्या? बब्बर शेर शान का प्रतीक होता है। अगर मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना, तो क्या इंची टेप लेके जाएं? 56 इंच नाचेंगे, नापेंगे, दिखाएंगे मोदी जी? तो इन सब बातों पे मत पड़िए। रही बात दूसरी, वो तो इंटेलिजेंस फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने आदेश दिया। मोदी जी ने कपड़े का रंग देख के, कपड़े, मोदी जी की छठी इंद्रिय इतनी जागृत है
कि मोदी जी कपड़े का रंग देख के बता देते हैं किस मजहब के लोग हैं। बोलेंगे मेरे बब्बर शेर पुलिस का को इन्होंने अपमान कर रहे आदेश ही हैं नहीं दिया। मनीष जी सबसे बड़ी राहुल बात गांधी है जी बोलेंगे कि मेरे कपड़े का बब्बर रंग शेर का देख रहे अपमान कर रहे हैं थे कि किस कपड़े का किस रंग का कपड़ा पहना हुआ है व्यक्ति, उसके बाद। और रही बात ताहिर हुसैन जैसे लोगों की, तो इन्होंने देखिए केजरीवाल और भाजपा की दो बड़ी चीजें हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं हमारे पास कुंडली है, वो कुंडली देख के कि इसका कितना रिकॉर्ड है, आपराधिक कितना लोगों में लिप्त है। तो केजरीवाल और भाजपा अपने अपने लोगों को टिकट दिया। तो ताहिर हुसैन को केजरीवाल ने तो जब इशरत टिकट झा दिया, कौन है? दीपक झा, इशरत झा ताहिर कौन हुसैन- है? मैं बता रहा हूं। इशरत झा कौन है? मैं आप पहले इस पे सवाल दे दूं इनको। तो देखिए ताहिर हुसैन की कुंडली नहीं पता थी कितना आपराधिक रिकॉर्ड है। तो केजरीवाल और फिर जब आते हैं कौन आपके अनुराग ठाकुर जी कहते हैं गोली मार दो, और पुलिस का ऑफिसर खड़ा हुआ है सामने, कपिल मिश्रा जैसे दीपक लोग जी, इस पर कहते हैं हमने- हम चूड़ियां इस नहीं पर पहने हमने हैं। दर्जन से ज्यादा नहीं, चर्चाएं ये कर ली सारी हैं। बातें मेरा मनीष ये जी, जो वीडियो दिख रहा ये है, सारी बातें इसलिए ये तो मोदी जी बताएंगे ना। ये तो मोदी जी अब कपड़े देख के मेरे लिए दंगाई हैं। इनका ना कोई मजहब है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई पार्टी है, ये दंगाई है। पुलिस को इनको सीधा गोली मारना चाहिए। 5 दिन क्या इंतजार चलिए, करती पहली रही? बार- क्यों पहली इंतजार बार करती आपने रही? कहा कि जो क्यों दंगा इंतजार करे करती उसे रही? गोली मारनी चाहिए। बिल्कुल, पुलिस को जो और दंगा 5 दिन करे बाद उसे करे, पुलिस को गोली मारनी चाहिए थी, ये बिल्कुल आपका मारना कहना चाहिए। मेरा बयान है। मैं आपके 5 पास दिन आऊंगा तक दीपक वहाँ झा। पुलिस दीपक कमिश्नर झा, को आदेश दीपक देने में झा, क्यों लगे दीपक कि झा, 144 क्योंकि आज लगने के बाद ये चर्चा मनीष जी 144 लगने के बाद क्यों पुलिस ने कहा दंगाइयों को देखते गोली मार दो? ये पहले दिन से क्यों इन्होंने पुलिस को ऑर्डर नहीं दीपक किया? झा, हमें आज अपनी हमारी ये पुलिस चर्चा फोर्स इस पे- वीडियो पर हमें है, अपनी तो पुलिस फोर्स हमारे पे- साथ साइबर के एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी हैं। पवन जी, आपका स्वागत है। मनीष 10 सेकंड, अगर ये वीडियो सच है तो पुलिस को वहां पे कानूनन गोली मार देना चाहिए। इनको कोई नहीं पूछेगा इनसे, क्योंकि इन्होंने पुलिस को काम नहीं करने दिया। इन्होंने 3 दिन तमाशा देखने दिया, दिल्ली को जलने दिया। दीपक झा, राष्ट्राध्यक्ष दीपक अमेरिका झा, गया हुआ था। दीपक झा, ये आप चांदबाग में नहीं तफरी कर रही है, देश के सवाल का मंच है। ये आप वहां के लोगों को नहीं आप संबोधित कर रहे हैं। तो मैं आपसे जो जानना चाहता था वो आपने कहा। मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने बेबाकी से कहा। हमारे साथ नफीसा अली जी भी हैं। जी हाँ पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। काश पवन अवस्थी जी मैं कांग्रेस आपके भी ऐसा ही कह देती। काश। पवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी, आपके पास भी आऊंगा। चांदबाग से हमारे साथ नफीसा अली जी हैं। जी हाँ नफीसा जी, चांदबाग के 4 दाग आपने देखे, क्या कहेंगे आप? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो वीडियो दिख रहा है इसमें महिलाओं के हाथों में पत्थर, बच्चे सामने, भीड़ टूट रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये चांदबाग एक दंगे के हेडक्वार्टर के रूप में दिखाई दे रहा है? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो ये वीडियो सामने आया है ये इतने दिन के बाद ही आज ही क्यों आया है, और ये एक तरफ से ही क्यों दिखाया जा रहा है, ताकि मुस्लिम महिला, मासूम बच्चे 2 महीने से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं आराम से, कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं। दंगे कौन भड़का रहा है? मुस्लिम, अगर राजीव जी ने बोला है कि मुस्लिम शेरनियां हैं तो हाँ है, मुसलमान शेरनियां हैं, वहां बैठी हैं, और किसी तरीके का कोई दंगा कभी नहीं हुआ। तो आज ही ये महिलाओं को बदनाम करने की, और खासकर मुसलमान की महिलाओं को बदनाम करने के लिए ये प्रयत्न कौन रच रहा है? सरकार क्या कर रही है? अभी तक क्यों नहीं जागरूक हुई? अंबर जैदी, आप समाज सेवी हैं। नफीसा जी की अगर आप बात सुने तो उनके मुताबिक ये साजिश कोई और रच रहा है, लेकिन ये जो लोग हैं नफीसा जी की नजर में ये बेगुनाह दिखाई देते हैं। देखिए, जैसा कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि महिला, हम ये नहीं कह रहे कि आपने स्टार्टिंग से यहाँ पर अपने अहिंसक हो गए या हिंसक हो रहे थे या कैसा। अब विरोध जब से शुरू हुआ, अब कुछ लोग शांति से बैठे हुए थे, लेकिन विरोध दर्ज कराने का तरीका ये नहीं है कि आप सड़कों पर बैठ रहे हैं। और आप बच्चों की बात करें, बच्चों को तो प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो लोग जो इतनी समझ ही नहीं रखते, उनकी एज ऑफ कंसेंट नहीं है, तो उनको बच्चों को विरोध में लाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप देखिए, जो संविधान की बात करते हैं, वो कौन सा संविधान, कौन से देश प्रेम की बात करें, हाथ में झंडा लेकर, राष्ट्रगान गाकर आप पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये कौन सा देश प्रेम है, कौन सा विरोध है? विरोध संविधान के अंतर्गत आपको इजाजत दी जाती है कि आप शांतिपूर्वक कोई विरोध दर्ज कराएं, या फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में आपका मैटर भी सब जुडिस है, उसके बावजूद आप सड़कों पर बैठे हैं, तो आप संविधान का हवाला देते हैं, संविधान की बात करते हैं और संविधान की ही धज्जियां लगाते हैं। तो आप संविधान के ही नाम पर कब तक इस देश को बदनाम करेंगे? जी अंबर जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, हमारे साथ पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के एल एन राव भी जुड़ चुके हैं।
एल.एन. राव साहब, एक छोटी सी देर के खामोशी के बाद मैं एक बार आपसे पूछूंगा कि क्या दिल्ली पुलिस की मॉब लिंचिंग की तैयारी थी और आखिर दिल्ली पुलिस किसके आदेश के इंतजार में थी? एक छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। जी हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ, जैसा कि ब्रेक के पहले मैंने कहा था, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस एल.एन. राव साहब जुड़ चुके हैं और वो तमाम मेहमान राजीव जेटली, दीपक झा, नफीसा अली, अंबर जैदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एल.एन. राव साहब, दिल्ली पुलिस के मॉब लिंचिंग की तैयारी थी, एक सवाल। दूसरा ये कि दिल्ली पुलिस को किसके आदेश का इंतजार था? और वो तमाम मेहमान राजीव जेटली, दीपक झा, नफीसा अली, अंबर जैदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एल.एन. राव साहब, दिल्ली पुलिस के मॉब लिंचिंग की तैयारी थी, एक सवाल। दूसरा ये कि दिल्ली पुलिस को किसके आदेश का इंतजार था? ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिल्ली पुलिस का वास्तव में ही इस सिचुएशन में जब ये वायलेंस शुरू हुए तो ये एक प्रकार से मॉब लिंचिंग की तैयारी कर रखी थी। और ये तैयारी जो वायलेंस करने वाले जो उपद्रवी लोगों ने कितना सामान इकट्ठा किया हुआ था, नॉट ओनली दिल्ली पुलिस की, वहां के जो रहने वाले लोग हैं आपस में क्लैश करने, उन सब की मॉब लिंचिंग की तैयारी की थी और मॉब लिंचिंग हुई भी। जैसे एक रतनलाल का डेथ हो गया, दूसरे मिस्टर शर्मा जो शर्मा थे आईबी के ऑफिसर, उनको कितने वार किए गए चाकुओं के। ये देखिए, ये सब बड़ा भयावह एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी इन लोगों ने। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा है वो ये है कि किसकी इंतजार थी। मैं ये समझता हूं, बीइंग पुलिस ऑफिसर, अगर मौके पर पुलिस ऑफिस के सामने ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं तो वी आर इक्विप्ड विद वेपन्स, तो हमें किसी से इंतजार करने की जरूरत नहीं थी और हमें किसी से और ऐसी सिचुएशन में कोई ऑर्डर लेने की जरूरत भी नहीं है कि कोई ऑर्डर देगा कि फायरिंग करो या नहीं करो। पूरा सेट प्रोसीजर है। ऐसे सिचुएशन में अगर मॉब अनरूली हो गई है, वायलेंस हो गई है, तो पुलिस को पूरा राइट है वहां पे गोली चलाने का। और वो गोली पुलिस ने चलाई भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं चलाई होगी। पुलिस ने अपना काम अपना मस्तूरी से, अपना एज पर रूल और अपने कायदे कानून के हिसाब से उन्होंने किया होगा। लेकिन भीड़ इतनी अनरूली हो गई थी कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर डीसीपी तक को नहीं बख्शा। डीसीपी इंजर हुए और पुलिस के 30-35 आदमी इंजर्ड हो गए थे इसमें। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो राव साहब, दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपके मन में ढेरों सवाल है क्योंकि उंगली आप पे भी उठ रही है। राव साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, राजीव जेटली साहब का ये कहना था कि छतों पर साजिश के पत्थर, जैसे ताहिर हुसैन आज गिरफ्तार हो गए, शाहरुख गिरफ्तार हो गए, लेकिन इनके अलावा जो मास्टरमाइंड है ये कब सामने आएंगे? एक, और दूसरा, अगर साजिश के वो इलाके में चांदबाग में छतों पर, छज्जों पर पत्थर, तेजाब, पेट्रोल बम अगर ये जमा हो रहे थे तो उस इलाके के पुलिस स्टेशन का सूचना तंत्र पूरी तरह से फेल था। बिल्कुल मनीष जी, मैं इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। और जो आपके सह डिबेट में बैठे हैं लोग वो भी कह रहे हैं कि इतनी तैयारी जो हो रही थी, इस तैयारी की भनक पुलिस को डेफिनेटली लगनी चाहिए थी। वो क्यों नहीं लगी है, वो एक सवाल है जो इंक्वायरी के दौरान पूछा जाएगा और इंक्वायरी के दौरान इसका पर्दाफाश होगा कि किसकी कमी रही जो कि ये साजिश समय रहते पकड़ी नहीं गई और ये इतना बड़ा वायलेंस होने से बचाया नहीं जा सका। लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं, जैसे ताहिर हुसैन और ये दूसरे जो पकड़े गए अभी लोग, और उन्होंने कैसे कैसे तैयारी की थी, उनकी प्लानिंग देखिए। ये कितने ज्यादा वेपन, लेथल वेपन्स वहां पे उन्होंने इकट्ठे किए और लोगों के साथ में क्या वहां से दूर दूर तक फेंककर उतना नुकसान हुआ। कितने 53 आदमी मर गए और कई 100 आदमी इसमें जख्मी हो गए, 200 के आसपास जख्मी हो गए, बता रहे हैं। उनको अभी कैसे किया जा सकेगा और अभी भी कई लोग दिखे गए। ये सारी तैयारियां देखें ना, क्या इनकी नियत क्या थी तैयारी करने की। वो पुलिस का जानना चाह रहा हूं, पुलिस के एसओपीज बता रहे हैं। आप राजीव जेटली जी से पूछ सकते हैं, आपके मन में कुछ भी आप उनसे क्या पूछेंगे, वो तो बता रहे हैं कि पुलिस के एसओपी क्या होते हैं। मैं चाहता हूं कि पुलिस का ऑफिसर जब देश को बताएगा कि भाई देखो पुलिस को क्रिटिसाइज
करना ऐसा बड़ा मामला है। राजीव जी दीपक झा ये मानने को तैयार नहीं, दीपक झा ये मानने को तैयार नहीं। उनको अभी भी लगता है कि ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है। नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए मनीष जी, आधी बात मत करिए। मैं कहता हूं राष्ट्रपति ट्रंप आए हुए थे, दिल्ली अति संवेदनशील था, पूरी 3 लेयर 4 लेयर की उनकी सुरक्षा थी। जहां वो रुके थे वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पे इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या आपका आईबी फेल हो गया, आपका सीबीआई फेल हो गए, सारे इंफॉर्मेशन तंत्र फेल हो गए, सरकार की नाक के नीचे एक क्या है? अब मोदी जी कहते हैं हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। आपको तो आपत्ति किसी को सुरक्षा दिए जाने को लेकर भी हो जाएगी। कपिल मिश्रा को आप तो वाईजेड सिक्योरिटी दे देते हैं भैया, तो अवस्थी जी क्या इनसे करेंगे? साथ-साथ लगे हाथ कपिल मिश्रा ने ऐसा कौन सा जामिया में कार्रवाई किया है की जिसका आपने उसको इनाम दिया है? बताइए इसका पहले। जवाब दे दे। कपिल अभी तो मिश्रा गोली को चलाने आपने की बात किस कर चीज रहे का हैं। इनाम दिया है? जवाब सुन और लेते हैं कौन ना। सा हीरो है, क्या काम किया है कपिल मिश्रा को? अरे भाई आपने सीधा किस सीधा चीज का जवाब इनाम दो ना दिया इस है? बात का, जामिया की कार्रवाई ठीक थी या नहीं थी? पुलिस को अब मेरी दिक्कत क्या है अवस्थी जी, मेरे साथ दिक्कत क्या है कि ये कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। ये दीपक झा बचाव में तो दीपक कांग्रेस झा के रहेंगे का और स्टैंड भाषा है, बीजेपी दीपक की झा बोल देते हैं। आपसे ये सवाल बड़ी- करता है। हमारे साथ आप नहीं जवाब नहीं दे सवालों से पाता भागिए इनको। मत। मैं ही जवाब नहीं दे कांग्रेस पाता। पार्टी अगर आज देश में जिन्होंने हाँ, आपको सुनिए वोट ना, दे दिया वो भी आप है। भाषा डिफेंस तो कांग्रेस को कर रहे हैं और भाषा बीजेपी की बोल रहे हैं फिलहाल। अब देखिए सुनिए शोर में बीच में मत, ऐसे ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। मेरे को बोलने दीजिए। अब मैं एक बात अवस्थी जी बोलिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, सभी राजनीतिक पार्टियों को बाहर आगे निकल के कहना चाहिए, कोई भी धर्म विशेष से क्यों ना आता हो, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस अगर कहीं छापा मारना चाहती है तो कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर ही क्यों ना हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, अगर उसकी छतों पर इस बयान दीपक जी उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। दीपक झा बोल लेने दीजिए, आप अपनी राय रख सकते हैं, आप उनको सुन तो ले। माफी मांग ले कि अभी कह रहे हम तुष्टीकरण नहीं करते रंग और धर्म पे और जाति पे, तो माफी मांग ले कि प्रधानमंत्री यार ने तुम गलत एक बयान काम दिया। करो, मैंने सुना योगा युवा सिखाते हैं ये अनुलोम विलोम थोड़ी देर बाद कर लेना आप। अरे बोलिए, मैं अभी पहले अपनी बात रख दूं उसके बाद करना। ना समझी में अब बोल सुनिए, रहे होंगे मोदी जी। मैं एक बात बोलिए। बताना चाह रहा हूं। अरे बोल दीजिए, आपका इज्जत बढ़ ये क्या जाएगा, है, रुतबा बढ़ वापस जाएगा, तो कोई सम्मान तरीका बढ़ नहीं है। जाएगा। ये बोल दीजिए। राजीव जी आप अपनी बात पूरी करें तो मेरे साथ 2 महिलाएं हैं, अंबर जैदी और नफीसा अली, मुझे भी इनको शामिल करना है। राजीव जी आप अपनी बात पूरी करें। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या सभी राजनीतिक दल ये बात कहने के लिए तैयार हो जाएंगे? कांग्रेस, अभी आम मैंने आदमी बोला पार्टी, दंगाइयों को या गोली कोई मारना और चाहिए। राजनीतिक दल, अभी आपसे कि बोला कोई भी कि धार्मिक दंगाइयों को स्थल गोली हो, मारना चाहिए। कोई भी आप आप क्या कह रहे हैं? ये कोई तरीका नहीं है। क्या बदतमीजी आपकी? सरकार आप दीपक क्या झा है? उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। आपको मैं बोलने का समय दूंगा, लगातार दे रहा हूं, उनको बोल लेने दीजिए। बड़े स्मार्ट तरीके से सारे राजनीतिक दलों को घसीट रहे। सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। आम आदमी पार्टी आप राजीव जी आप अपनी बात पूरी करें तो मैं अंबर को लाऊं। अवस्थी जी तो अपनी जिम्मेदारी दीपक झा इनकी आवाज बंद करिए या तो आवाज ही बंद कर दीजिए। नहीं आप बोलिए। यहाँ आवाज बंद करने के लिए नहीं, जुबान पे जो पाबंदियां लग गई तो वक्त की बात अगर आप न करेंगे तो वो और कौन होगा? आपका स्टूडियो नहीं है। दीपक झा राजीव जी आप अपनी बात पूरी करें। नहीं मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये हमारी विडंबना है कि हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं होते, दूसरी राजनीतिक दलों के नहीं होते। अगर होते तो हम कहते हैं कि सब मिलकर हम एक बात करते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल क्यों ना हो, कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस की बात हो रही है, सभी राजनीतिक दल आज ये बात कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। मैं कहता हूं कोई भी राजनीतिक दल हो, भविष्य के लिए तो कम से कम ये ऐलान कर दे कि कोई धार्मिक स्थल हो, उस पर पुलिस के पास अधिकार है छापा मारने का, उसकी छत पे जाने का अधिकार है, ड्रोन से उसके अंदर देख सकता है। अगर वहां कोई गलत काम होता हुआ नजर आ रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग बीच में नहीं कहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी एक धार्मिक स्थल पे, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा कहीं पे भी हो, तैयार होंगे कहने के लिए। लेकिन देखिए ये अभी भी अवस्थी जी ये कह देंगे मंदिर में छापा मार लो। दीपक झा ये दो सारे सियासी दलों पर लागू होता है। आपके ऊपर इल्जाम लगेगा। कानून बनाने में 10 सेकंड लगाते हैं और हम बहानेबाजी करते हैं। अरे आप संसद में और लोग भी आए हैं यहाँ पे अपनी बात रखने, आप दोनों अकेले नहीं है। अंबर आप ये सारी बातें देख रही हैं, सुन रही हैं। आपको नहीं लगता कि वारिस पठान ने जो कहा था, जो वीडियो दिखाता है,
हजारों महिलाएं सामने हैं जी। तो जो वारिस पठान ने बात कही थी ये एक साजिश का हिस्सा नहीं दिखता कि अभी तो शेरनियां सड़कों पर उतरी? देखिए, ये दंगे एकदम से नहीं हुए हैं। इसमें अपने अटपटे बयानों का, भड़काऊ बयानों का मिर्च मसाला और तड़का लगाकर इसको पकाकर तैयार किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी कोई एक बयान रहा है जिसमें वारिस पठान हो जिन्होंने कहा था कि 100 करोड़। उमर खालिद को ले लीजिए, मैं सबके नाम ले रही हूँ। उमर खालिद हो, चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे सोनिया गांधी हो, जिन्होंने आर पार की लड़ाई के लिए लोगों को भड़काने की बात की। कांग्रेस का ये और उसके साथी दलों की ये राजनीति रही है। जब भी वो सत्ता से गायब होने लगते हैं तो वो धर्म और धार्मिक दंगे कराते हैं, राजनीतिक बयान देते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान कर दिया था। आप देख लीजिए, आर पार की लड़ाई का बयान किसने दिया? 100 करोड़ पर 15 करोड़ बाकी भारी है, किसने बोला? इतने वायरस भाजपा में है। इतने वायरस मैं यहाँ पर भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ। आप बात कर रहे हैं ना कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का इल्जाम आप दूसरों पे लगा रहे हैं, तो आप अपने गृहबान में भी जाके देखिए कि आपकी राजनीतिक पार्टी और आपके साथी दल कौन सी राजनीति करते हैं। आप धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर उन्हें मरवा देते हैं, सड़कों पर बिठा देते हैं, उनको भड़काकर आप मासूम बच्चों और महिलाओं को सड़कों पर लाकर उनको मरवा देते हैं। और उसके बाद आप बात करते हैं राजनीति की, दूसरों को बोलते हैं कि आप धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। आप पहले अपने गृहबार में देखिए कि आप कैसी राजनीति करते हैं। और ये कांग्रेस का इतिहास रहा है जिसने 5,000 से भी ज्यादा दंगे करवाए हैं। वो मुसलमानों को भड़काकर उन्हें हमेशा सड़कों पर बिठा दिया है, उनको अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करवा दिया है। हिंदू मुस्लिम और पॉलिटिकल जो राजनीतिक लोग हैं आपस में ही लड़े जा रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। मैं उनसे ये पूछती हूँ कि मुस्लिम को क्या समझ लिया है? मुस्लिम पे क्यों इतने सालों से, जब से ये सरकार आई है तब से ये क्यों उंगली उठाई जा रही है कि मुस्लिम ऐसे हैं वैसे हैं, महिलाएं ऐसी हैं? नफीसा जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं आपके इसी वक्तव्य से बहस को आगे बढ़ाऊंगा। अब वक्त है एक छोटे से इंतजार का। आप कहीं मत जाइए, देश का सवाल जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार देश का सवाल में स्वागत है। नफीसा जी, मैं आपसे पूछ रहा था, ये मैं भी नहीं समझ पाया कि जितनी महिलाएं वहां दिख रही हैं वो ये साफ बताता है कि उन्होंने अपने आप को ढक रखा है, उनके हाथ में पत्थर है, ठीक है, तिरंगे भी दिख रहे हैं, लेकिन वो पत्थर किसके लिए हैं? कौन है जो उकसा रहा था? महिलाएं सड़कों पर क्यों थी? ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें सड़कों पर आकर निहत्थे पुलिस वालों को, एक मुट्ठी भर पुलिस वालों को निशाना बनाना पड़ा? कौन था जो उकसा रहा था? सर, ये एक तरफ का अगर वीडियो है तो दूसरी तरफ का भी तो बना होगा। ये आज पुलिस की तरफ से अपने डिफेंस के लिए आज एक वीडियो इन्होंने पेश किया है। ये वीडियो सही है, आप ये मानती हैं नफीसा जी? लेकिन इसमें बीच बचाव करने के लिए भी तो कोई है। पुलिस अपनी बचाव तो कर रही है, मुस्लिम को कटघरे में खड़ा क्यों कर रही है? अरे पुलिस बचाव नहीं, अगर पुलिस पे हमला होगा तो पुलिस बचाव नहीं करेगी। वहाँ पर पुलिस ना होगी, कोई और भी होगा तो वो अपना बचाव करेगा। अंबर, इससे पहले कि हम बहस बढ़ाएं, हम वारिस पठान का वो वक्तव्य सुनाते हैं जो कि वारिस पठान ने छाती ठोक कर कहा था। पीसीआर प्लीज प्ले द वीडियो। क्या चलना पड़ेगा, आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां कर कहा था। पीसीआर प्लीज प्ले द वीडियो। क्या चलना पड़ेगा, आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। नफीसा जी, ये सुनाइए, क्या है ये? बताइए। वारिस पठान के वीडियो और उनके बोलने से मैं बिल्कुल तारुफ नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी महिला और चांदबाग में जो हादसे हुए हैं, जो चीजें हुई हैं, उनके महिलाओं के लिए ही बोलूंगी। तो इनको कैसे पता था ये सारी बातें?
ये देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये भड़काऊ बयान है। जैसे बीजेपी में कुछ लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि गोली मारो, उनको ऐसे करो, वो देश के दुश्मन हैं, या ये भड़काने वाली चीजें हैं जो बीच में भड़का रहे हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों का क्या कसूर है? वो तो 2 महीने से बैठ रहे हैं, सरकार की कान में जू जी नफीसा जी, सरकार की कान में जू नहीं, आपने रास्ता छेक रखा है। शाहीन बाग से जो रास्ता बंद हुआ, देश के अलग अलग शहरों में रास्ते बंद हो गए। अपनी आवाज सरकार तक कैसे लेकिन पहुंचाएं? ये आखिरी रास्ता नहीं है, अदालत में कोर्ट इसकी में सुनवाई है। चल रही है। आप विरोध करने का संवैधानिक, आप बात कर रहे हैं कि संवैधानिक आपने विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं, तो वीडियो सामने आया, परसों भी एक वीडियो सामने आया जिसमें महिला ने खुलासा किया है कि मुझे मर्द का नाम लेते हुए कहा है कि मुझे आकर उन्होंने कहा है कि आप धरने में शामिल हुई, जो मुझे बैठा रहे थे लोगों में। देखिए बहुत सारे वीडियो आए जिसमें खुलासा किया है, हमारे पास खुद कपिल कि मिश्रा हमारे का पास भी लोग वीडियो आते हैं और कहते हैं कि आप विरोध में जाइए, बैठिए जाकर धरने में। वो लोग, वो महिलाएं जो थोड़ी देर बाद चीज की अंबर थोड़ी देर बाद ये नहीं, क्योंकि ये देश का सवाल है और निष्पक्ष मंच है। एक वीडियो की बात हुई, नफीसा जी ने कहते हुए कहा था कि आपने तो एक वीडियो दिखाया है, हम थोड़ी देर बाद कपिल मिश्रा का भी वो बयान सुनवाएंगे। राजीव जी, इससे पहले कि मैं बयान सुनवाऊं, आग तो इधर भी थी। नहीं, कपिल मिश्रा जी ने कहा सड़क खोल दीजिए, जैसे ही उन्होंने कहा सड़क खोल दीजिए, उन्होंने ये जरूर कहा कि पुलिस सड़क खुलवाए। जैसे ही उन्होंने कहा सड़क खुलवाए, उसमें बम आ गए, पेट्रोल बम आ गए, पत्थर आ गए, सड़कें जाम हो गई, सड़कें जाम हो गई, सड़कें जाम हो गई, पुलिस पे अटैक होने शुरू हो गए। अरे भाई, सड़क खोलने के ऊपर इतना गुस्सा, इतना गुस्सा आ गया, सुन लीजिए, 5 मिनट के अंदर ही माहौल बदल गया। 5 मिनट में माहौल बदल गया वहां का, केवल सड़क खोलने के ऊपर। यही आप 3 हफ्ते में सड़क खुले, सुनवा दीजिए, कौन है ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता कि सड़क खुले? क्यों तंग हो दिल्ली के हाथ से बोला था? कौन नहीं चाहता सड़क खुले? आप कांग्रेस नहीं चाहती सड़क खुले, आम आदमी पार्टी नहीं चाहती सड़क खुले, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दिल्ली की जनता चाहती है कि जो आए घर से उठे और 12 की सड़क पे बैठ जाए, सड़क को जाम करके बैठ जाए। जेटली साहब सड़क पे बैठ से बोला, सड़क पे बैठने के लिए मना करने के ऊपर पूरी दिल्ली में आग लगा दी। बात आपने ऑलरेडी पहुंचाई हुई है, वो मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में है, तो आप विरोध संवैधानिक, आप खुद बोल रहे हैं कि आपका विरोध संवैधानिक है, संविधान के दायरे में है, तो आप उसके बावजूद भी चक्का जाम कर रहे हैं। आप अपनी ही बात को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, संवैधानिक होते हुए भी असंवैधानिक हरकतें कर रहे हैं। तो कौन सा आप संविधान फॉलो करें, कौन सा देश प्रेम दिखा रहे हैं? सड़कों में बैठना, चक्का जाम करना असंवैधानिक है। इस तरीके से सड़कों पे नहीं बैठ सकते। आप पूरी दिल्ली की लाखों जनता को परेशान कर रहे हैं, सुकून नहीं है। आप लोग सुकून से बैठे हैं, लेकिन आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। डायरेक्ट इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है सारी चीजें। आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन लाखों लोगों को डेली परेशान करता है। तो वो भी गलत है। अगर गौ के नाम पे हत्या कर रहा है, किसी मासूम को मार रहा है, तो वो गलत है। उस चीज को कोई नहीं इस चीज का समर्थन करता है। इस समय शांति की जरूरत है नफीसा जी, नफीसा जी, इस समय शांति की जरूरत है, लेकिन आप ये नहीं कह पा रही नफीसा जी, ये जो वीडियो में जो महिलाएं दिख रही हैं, जो बच्चे दिख रहे हैं, आखिर वो कौन था जो उकसा रहा था? राजीव जी, मेरा सवाल आपसे है, आखिर मास्टरमाइंड कब पकड़ा जाएगा? मैं आपसे कहूंगी, दंगों का ना नाम होता है ना पहचान होती है। मेरे पास भी एक वीडियो है, बारिश पठान के बेटे की शादी में आपके, देखिए मैं अवस्थी जी, अगर आप इस पूरे देवेंद्र फडणवीस खेल के पीछे हैं, बताइए, मैं चलाता हूँ, दीपक जी सुन लेते, दीपक जी सुन लेते, इनको उसका इस दंगों और हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, उसका ये पुराना वीडियो है, ये 2 साल पुराना वीडियो है, ये मैं भी जानता हूँ, ये मैं भी जानता हूँ, ये 2 साल पुराना वीडियो है। देशद्रोहियों के साथ इनकी दोस्ती है, इनको शर्म नहीं आती है, झूठ बोलते हैं देश के साथ। राजीव जी, अपनी बात पूरी करें आप। राजीव जी, क्या मैं झूठा है क्या? दीपक झा, मुझे क्लोज करना है। राजीव जी, अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। दीपक झा कौन है जिनसे मैं डिबेट कर रहा हूँ? ना ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, ना कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, या अपना वर्जन रखते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से। मैं इनसे क्या जवाब दूं, क्या इनसे बहस करूं, बताइए। अब मुद्दा आप मेरे से पूछते हैं, फिर बीच में पूछ जाते हैं, फिर ये बीच में पूछ जाते हैं। दीपक झा कौन है? आम आदमी नहीं चाहिए, अभी आम आदमी नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी के बन के बैठी है तो मैं बात करता हूँ आपसे। मुद्दा ये नहीं है। अब दीपक झा, राजीव जी, मुझे ये बहस खत्म करनी है, मुझे ये बहस खत्म करनी है। दीपक झा,
मुझे ये बहस खत्म करनी है। ये क्या जी हाँ। बोलते जा रहे हैं अवस्थी जी, आप थोड़ा इनको समझाइए। जी राजीव मेरी जी, बात होने दीजिए, उसके बाद चिल्लाएं जितने भी नारे लगाने राजीव जी मुझे बहस खत्म करनी है। चांदबाग पर लगा साजिश का ये ग्रहण, जी हां, चांदबाग पर लगा साजिश का ये ग्रहण जांच के बाद छट जाएगा। दूर हो जाने का गम तुमको भी है और मुझको भी। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल